हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। इन कविताओं की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे तथा इन कविताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो कविताएं हैं वो किन के द्वारा रची गई हैं? उमा शंकर जोशी के द्वारा रची गई हैं। यानी कि छोटा मेरा खेत और बगुलों के जो पंख है उन कविताओं के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, वो कौन है? उमा शंकर जोशी। अभी इनका जीवन परिचय देखिए आप। जन्म सन 1911 गुजरात में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा। ये क्या है? एकांकी हैं। इसके बाद में देखिए सापना भारा, शहीद, ये है कहानी। श्रावणी, मेणो, विसामो, ये क्या है? उपन्यास हैं। फिर पारकंजन्या, ये क्या है? निबंध। गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि और मारा सोनेट, स्वप्न प्रयाण, ये सारे क्या है? संपादन। इनके बाद में देखिए सन 1947 में संस्कृति पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। और इनका जो निधन है वो कब हुआ? 1988 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो पुस्तक में संकलित कविता है वो एक तो है छोटा मेरा खेत। तो इसमें क्या है, जो कवि है वो क्या बताना चाहते हैं? जिस प्रकार जो खेत होता है, खेत में थोड़ा बहुत अनाज डाल देते हैं। वर्षा से पहले थोड़ा बहुत अनाज बोया जाता है। अनाज बोने के बाद में जब वर्षा होती है, बादल वगैरह घिरते हैं, वर्षा होती है, उस वर्षा के बाद में जो उस खेत में फसल उगती है उस फसल का हम लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार जो कविता होती है, कविता भी इसी प्रकार की एक उपज है। जो कवि होता है, रचनाकार होता है, उसके मन में क्या है? बीज रूपी जो विचार है वो उत्पन्न होते हैं। फिर तेज हवा रूपी आंधी आती है जो उन्हें और ऊपर बढ़ने को प्रोत्साहित करती है। तो कवि जो है वो इन कविता के माध्यम से और खेत के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना। यानी कि एक जो खेत होता है वो ठीक उसी प्रकार से, चौकोना का मतलब हो चार कोने, चार कोने। तो छोटा मेरा खेत चौकोना, अर्थात मेरा जो खेत है वो छोटा है लेकिन कैसा है? चार कोना, अर्थात चतुर्भुज है। कागज का एक पन्ना, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कागज का पन्ना होता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। अब यहां देखिए एक पंक्ति में तो क्या बता रहा है? खेत में जिस प्रकार फसल बोते हैं उसके बारे में बता रहा है। दूसरा किसके बारे में बता रहा है? कविता की रचना के बारे में बता रहा है। तो कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, अर्थात जो कवि है उसके मन में कहीं से एक विचार उठता है, उस विचार के माध्यम से वो कविता का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार उस खेत में भी बीज वगैरह बोने के बाद में उससे जो फसल होती है उसका लाभ उठाया जाता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निश्शेष। अब यहाँ देखिए, जैसे ही कवि के मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, फिर कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से क्या है? उस विचार को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि कविता की रचना की जा सके। तो कल्पना के रसायनों को पी, यानी कल्पना के जो रसायन उनको पीकर बीज गल गया निश्शेष, यानी कि जो बीज है वो गल गया। गल गया का मतलब एक तरीके से अंकुरित होने का शुरुआत हो चुकी है। शब्द के अंकुर फूटे। अब ये जो शब्द है, जैसे ही उसने कल्पना के रसायन के बीज बोए वैसे ही वो बीज गल गया। अब शब्द के अंकुर फूटे। अब धीरे धीरे शब्द हैं वो फूटने लगे, अर्थात नए नए शब्द हैं जो हैं वो कवि के सामने आने लगे। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव पुष्पों से नमित का मतलब होता है झुकना, यानी कि जैसे ही वो धीरे धीरे फसल बढ़ती है वैसे ही उस पर पुष्प आने लगते हैं, वो जो लता है वो झुकने लगती है। ठीक इसी प्रकार जो कवि है वो नए नए शब्दों का प्रयोग करके कविता की रचना करता है। तो चलिए अब आगे इसकी सप्रसंगी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से उद्धृत है। किससे उद्धृत है? छोटा मेरा खेत से उद्धृत है। इसके रचयिता गुजराती कवि उमा शंकर जोशी हैं।
यानी कि इसके रचयिता कौन है, गुजराती जो कवि हैं उमाशंकर जोशी वो हैं। इस अंश में कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया। देखिए मैंने पहले भी बताया था, खेत के माध्यम से कवि ने कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया है। तो अगर इस कविता से संबंधित किसी प्रकार की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है तो हमें यही प्रसंग करना है। अब देखिए व्याख्या, कवि कहता है कि उसे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भावनात्मक आवेग उमड़ा और वह उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। अहम का मतलब होता है एक तरीके से अहंकार का होना, अहंकार का होना। तो देखिए जब कवि का अहम हो गया तो उससे सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ तथा शब्दों के अंकुर फूटने लगे। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि कवि के मन में कहीं से विचार उत्पन्न होता है, फिर उसमें जो रसायन है उनके माध्यम से वो जो बीज है वो गल जाता है, फिर शब्द वगैरह जो है वो बीज के रूप में अंकुरित होते। तो कवि क्या कहना चाहता है कि मतलब उसका जो कागज का पन्ना है वो चौकोर खेत के समान दिखाई देता है। उसके मन में कोई भावनात्मक आवेग उमड़ा तथा वह उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया। देखिए मैंने बताया ना, कल्पना के रसायन को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। अहम का मतलब होता है अहंकार। जब कवि का अहम हो गया तो उससे सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ तथा शब्दों के अंकुर फूटने लगे। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर झुके जाता है। ये थी व्याख्या। अब विशेष देखिए इसका, कवि ने कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को व्यक्त किया है। कवि ने कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को व्यक्त किया है। रूपक अलंकार है। कवि ने खेती व कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है। कवि ने खेती व कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है। पुष्प पल्लव गल गया में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण है तथा प्रतीकात्मकता का समावेश है। तो देखिए ये जो रचना है कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को व्यक्त किया गया है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली है, दृश्य बिंब है तथा प्रतीकात्मकता का समावेश है। चलिए बढ़ते हैं अगली व्याख्या की ओर। अब जैसे छोटे छोटे पुष्प आने लगते तो धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगता है। अब उसके आगे क्या होता है, देखिए झूमने लगे फल, झूमने लगे फल, यानी कि उसके बाद में उस पर क्या खिलते हैं, फल खिलते हैं। रस अलौकिक, और उनका जो रस है वो अलौकिक है। अलौकिक का मतलब जो लोक से परे, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सके। अमृत धाराएं फूटती, अमृत होता है एक तरीके से अमर के समान, यानी कि जो देवताओं के पास होता है उसे अमृत कहते हैं। तो ये जो इसकी धाराएं हैं वो किसके समान, अमृत के समान बताइए। रोपाई क्षण की, रोपाई का मतलब होता है जैसे बीज रोपना, उसी प्रकार कवि की जो कल्पना है अर्थात उसका जो मनोभाव व्यक्त हुआ है वो रोपाई क्षण की, अर्थात एक क्षण भर का काम था। कटाई अनंतता की, कटाई क्या है, अनंतता की। यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर आएगा। खेत में तो रोपाई करते हैं लेकिन उसका जो एक तरीके से उसका जो लाभ है वो थोड़े समय के लिए लिया जा सकता है, लेकिन यदि कोई अच्छी कविता रचना की जाती है तो उसकी जो रचना है वो तो क्षण में होती है, मतलब थोड़े समय में हो जाती है, लेकिन उसकी कटाई अनंतता की, अर्थात उसका जो लाभ है या उसका जो रस है वो अनंत काल तक प्रयोग में लिया जा सकता है। अनंत काल तक उसके रस का जो लाभ है वो उठाया जा सकता है। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, कविता की खास विशेषता होती है। चाहे कितना भी इसको पढ़ते चलो या इसके अर्थ को ग्रहण करते चलो, ये बिल्कुल भी कम नहीं होती है। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। रस का अक्षय पात्र, अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म न हो या जो कभी कम न हो। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना, अर्थात ये जो छोटा सा जो पन्ना है, छोटा सा जो खेत के समान पन्ना है, ये मेरा रस का पात्र है जिसमें कभी भी रस कम नहीं होता है। तो देखिए अब इसकी सब प्रसंग व्याख्या। प्रसंग मैंने बता दिया, वही करना है कि उपयुक्त काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित
छोटा मेरा खेत से उद्धृत है। इसके रचनाकार हैं उमाशंकर जोशी हैं, जो गुजराती कवि हैं। इसमें इन्होंने एक तरीके से छोटे खेत के माध्यम से कवि कर्म के विचारों को व्यक्त किया है। अब व्याख्या देखिए आप। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती है जो अमृत की तरह लगती है। कवि ने अपनी रचना को पल भर में रचा था, परंतु उससे मिलने वाला फल अर्थात आनंद लंबे समय तक मिलता रहता है। कवि की रचना से मिलने वाले रस अर्थात आनंद को कोई जितना भी लूट ले वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, वह तो लगातार बढ़ता जाता है। कवि कहता है कि उनका जीव कविता रूपी खेत छोटा सा है, परंतु उसके रस का पात्र हमेशा भरा रहने वाला अर्थात कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो देखिए मैंने बताया था खेत के जो फसल है वो थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद समाप्त होते हैं, लेकिन जो कविता का रस है, जो कविता का लाभ है वो अनंत काल तक चलता है। यदि कोई उत्कृष्ट कविता है तो उसका जो रस है वो अनंत काल तक चलता है। तो चलिए इसका विशेष देखते हैं। कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया गया। बिल्कुल कविता का आनंद शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है स्थायी। शाश्वत का मतलब होता है स्थायी। छोटा मेरा खेत चौकाना में रूपक अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग तथा रस शब्द के अर्थ है काव्य रस और फल का रस, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। यानी कि रस शब्द के अर्थ दो लिए गए हैं। पहला तो कौन सा है काव्य रस और दूसरा कौन सा फल का रस, अतः अलंकार कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। चलिए बढ़ते हैं। अगली जो कविता है वो है बगुलों के पंख। जैसे आकाश में बगुले उड़ते तो उनकी एक विशेषताएं होती है, वो एक लाइन बनाकर पंक्ति बनाकर उड़ते हैं और वो पंक्ति बिल्कुल एक सीधी सफ़ेद कलर की दिखाई देती है। उस पंक्ति को देखकर कवि के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो उन विचारों को कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। और वो कवि कहता है कि मैं इस दृश्य को, इस प्राकृतिक दृश्य को हमेशा के लिए देखना चाहता हूँ, कोई इनको रोक कर रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगली कविता है बगुलों के पंख। नभ यानी होता है आकाश। नभ का मतलब होता है आकाश। नभ में पाती, पाती का मतलब होता है पंक्ति। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, यानी कि आकाश में जो बगुले हैं उनकी पंक्ति दिखाई दे रही है। यानी कि जो आकाश में बगुले हैं वो एक पंक्ति बनाकर उड़ने का काम कर रहे हैं। चुराए लिए जाती मेरी वे आंखें, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, अर्थात उस दृश्य को देखकर बड़ा सुकून मिलता है। यह मनोहारी दृश्य है। उस दृश्य को जैसे ही मैं देखता हूँ तो जो बगुलों की पंक्तियां जा रही है दूसरी जगह, वो साथ में मेरी आंखें भी लेकर चली जा रही है। यानी कि मेरी आंखें उस दृश्य को बार बार देखना चाह रही है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। कजरारे यानी काले बादल। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, यानी कि चारों तरफ जो काले बादल है वो दिखाई दे रहे। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तैरती यानी तिरना, तैरना। सांझ यानी संध्या। तैरती सांझ की सतेज, तेज सहित, तेज सहित। श्वेत का मतलब होता है सफेद। काया का मतलब होता है शरीर। तो देखिए आकाश में घनघोर काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन उन काले बादलों के बीच में तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, उसके बीच में ये जो बगुलों की पंक्तियां है ये तैरती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात वो एक शरीर के रूप में, एक काया के रूप में तैरती हुई प्रतीत हो रही है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, यानी कि वो धीरे धीरे जा रही है लेकिन वो साथ में मुझे भी बांधकर अपने साथ ले जा रही है। उसे कोई तनिक रोक रखो, यानी कि कोई अगर किसी के बस की बात है तो कोई इस दृश्य को, इस पंक्ति को, बगुलों के इस दृश्य को रोक कर रखे। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, अर्थात कोई से रोक कर रखो वरना वो तो मेरी जो आंखें हैं, मेरा जो मन है वो चुरा कर साथ में लेकर चली जा रही हैं। नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें, अर्थात नभ यानी आकाश है। आकाश में जो बगुलों की लाइन है, पंक्ति बंधी है, वो मेरी आंखें चुरा कर ले जा रही है। यानी कि इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर मेरी जो आंखें बार बार इसे ही देखना चाहती है। तो चलिए इसकी सह प्रसंग व्याख्या करते हैं।
प्रस्तुत कविता बगुलों के पंख हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इसके रचयिता उमा शंकर जोशी हैं। उमा शंकर जोशी कविता में सौंदर्य की नई परिभाषा प्रस्तुत की गई तथा मानव मन पर इसके प्रभाव को बताया गया है। यानी कि मनुष्य के प्रभाव पर, मनुष्य के मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को इस कविता के माध्यम से बताया गया है। अब देखिए व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने आकाश में छाए काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के सुंदर पंखों का वर्णन करता हुआ कहता है कि वह आकाश में पंक्ति बनाकर बगुलों को उड़ते हुए एक टक दृष्टि से देखता रहता है। यह दृश्य कवि की आंखों को चुरा ले जाता है, अर्थात कवि को यह जो दृश्य अत्यधिक मनमोहक लगता है, यानी कि यह दृश्य अत्यंत प्रिय लगता है। काले बादल आकाश पर किसी छाया अर्थात परछाई की तरह छाए हुए और बगुलों की पंक्ति आकाश में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे सायंकाल में चमकीला सफ़ेद शरीर काले बादल भरे आकाश में तैर रहा है। यानी कि शाम के समय आकाश में जो काले बादल है वो शरीर की तरह प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही बगुलों की जो पंक्तियां हैं, सायंकाल में चमकीला सफ़ेद शरीर काले बादल भरे आकाश में तैर रहा है। यह दृश्य कवि को इतना मनमोहक लगता है कि उन्हें महसूस होता है कि अपने जादू से यह दृश्य उन्हें धीरे धीरे अपने साथ बांध रहा है। बगुलों की पंक्ति उड़ते उड़ते दूर जा रही और मनमोहक दृश्य कवि की आंखों से ओझल हो रहा है। यानी कि जो बगुलों की पंक्तियां वो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही है, तो ये दृश्य जो है वो इन कवि की आंखों से ओझल का मतलब दूर जाना या छुपते चले जाना, ओझल हो रहा। इस कारण कवि कहता है कि कोई इस मनमोहक दृश्य को लुप्त होने से रोक ले। इस आकर्षण दृश्य का कवि पर इतना प्रभाव पड़ा है कि आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती हैं, अर्थात कवि बगुलों की उस पंक्ति से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है। यानी कि वो जो दृश्य है वो इतना मनमोहक लगता है कवि को कि वह उस दृश्य से अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा है। साथ ही साथ बगुले जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो वो जाने के साथ में ही अपनी इस कवि की आंखों को भी चुरा कर ले जा रहे हैं। चलिए अब इसका विशेष देखते हैं। विशेष नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूँ इसमें विशेष। नभ में पाती बंदे में रूपक अलंकार है। बगुलों के पंख चुराए लिए जाती हुए मेरी आंखें, कजरारे बादलों, तो कजरारे में क्या है, इसमें कौन सा होगा, कजरारे यानी काले बादलों यानी बादल है, तो इसमें भी कौन सा होगा, रूपक अलंकार। छाई नभ छाया तैरती साँझ की सतेज श्वेत काया, यहाँ देखिए तैरती साँझ की सतेज, तेज सहित श्वेत काया, यहाँ भी कौन सा है, रूपक अलंकार है। होले होले में अनुप्रास अलंकार है। मुझे बांध निज माया से उसे कोई तनिक रोक रखो, वह चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंदे, यहाँ रूपक अलंकार है। तो देखिए इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है तथा प्राकृतिक दृश्य का अत्यंत मनोहारी वर्णन है। साथ ही खड़ी बोली का प्रयोग किया गया तथा दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। तो इसमें विशेष नहीं था, विशेष मैंने बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब इन कविताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, छोटे चौकोने खेत की कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ नहीं है, ये अर्थ है भाई, अर्थ निहित है। यानी कि कवि ने छोटे चौकोने खेत की कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित, अर्थात उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस उद्देश्य को लेकर कहा है। तो जिस तरीके से खेत पर किसान खेती करता है, ठीक उसी तरह पन्ने पर कवि लिखता है। यानी कि खेत में तो किसान खेती करता है, ठीक इसी प्रकार जो कवि होता है वो पन्ने पर कविता लिखता है। इसीलिए कवि पन्ने को खेत कह रहा है। कवि ने कवि कर्म अर्थात कविता निर्माण को खेत में बीज रोपने की तरह माना है। कवि ने कवि कर्म अर्थात कविता निर्माण को खेत में बीज रोपने की तरह माना है। इसके माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि कविता की रचना करना कोई सरल कार्य नहीं है। कविता की रचना करना कोई सरल कार्य नहीं, क्योंकि जिस प्रकार खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार कविता की रचना करने के लिए अनेक प्रकार के कठिन कार्य करने पड़ते हैं और अनेक भावनात्मक विचारों को झेलना पड़ता है।
तो देखिए जिस प्रकार खेती करना आसान नहीं, ठीक इसी प्रकार कविता की रचना करना भी आसान नहीं, उसके लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कठिन कार्य करना पड़ता है, अनेक भावनात्मक विचारों को झेलना पड़ता है। तो इसलिए छोटे चौकोने खेत के कागज का पन्ना कहने में उद्देश्य निहित है, यानी कि कवि ने इसलिए उसे छोटे चौकोने खेत की तुलना किसी के कागज के पन्ने से की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? अंधड़ और बीज क्या, यानी कि रचना में इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ लिया गया है? तो रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ है भावनात्मक आवेग। अंधड़ का मतलब क्या? भावनात्मक आवेग। और बीज का अर्थ है विचार व अभिव्यक्ति। विचार व अभिव्यक्ति। जब कवि के विचार कल्पना का सहारा लेते हैं तब शब्दों के अंकुर फूटने लगते हैं, कवि के विचार रचना का रूप ले लेते हैं। यानी कि रचना में दो शब्द आए थे, अंधड़ और बीज, इनका हमें अर्थ बताना है। तो रचना के संदर्भ में अंधड़ का तो अर्थ है भावनात्मक आवेग और बीज का अर्थ है विचार व अभिव्यक्ति। तो इन दोनों शब्दों के ये अर्थ है। जब कवि के विचार कल्पना का सहारा लेते हैं तब शब्दों के अंकुर फूटने से कवि के विचार रचना का रूप ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? यानी कि रस का जो अक्षय पात्र है, इस शब्द के माध्यम से कवि ने जो रचना है उनकी किन विशेषताओं की ओर इशारा किया है, वो हमें इस कविता के आधार पर इस प्रश्न का हमें जवाब देना है। तो अक्षय का अर्थ होता है कभी नष्ट न होने वाला, यानी कि अक्षय अर्थात जो कभी क्षय नहीं हो, कम नहीं हो, नष्ट नहीं हो। कविता का रस इसी तरह का होता है। कवि की रचना से मिलने वाले रस अर्थात आनंद को कोई जितना भी लूट ले वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, वह तो लगातार बढ़ता जाता है। खेत का अनाज तो खत्म हो सकता है लेकिन काव्य का रस कभी खत्म नहीं होता। कविता रूपी रस अनंत काल तक बहता है, कविता रूपी अक्षय पात्र हमेशा भरा रहता है। यानी कि खेत से जो फसल प्राप्त करते हैं वह तो थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद में समाप्त हो जाती है, लेकिन कविता का जो रस है, कविता का जो रस है वो अनंत काल तक बना रहता है, अर्थात उसका जो पात्र है, रस का जो पात्र है वो कभी कम नहीं होता। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है? प्रश्न क्या है? जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है? तो देखिए, जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं। यानी कि जब उत्पन्न हो जाता है अद्भुत रस से अनेक धाराएं फूटने लगती हैं जो अमृत की तरह लगती है। कवि ने अपनी रचना को पल भर में रचा था, परंतु उससे मिलने वाला फल अर्थात आनंद लंबे समय तक मिलता रहता है। कवि की रचना से मिलने वाले रस अर्थात आनंद को कोई जितना भी लूट ले वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, वह तो लगातार बढ़ता जाता है। कवि का कविता रूपी खेत छोटा सा है परंतु उसके रस का पात्र हमेशा भरा रहने वाला है, अर्थात कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी कि जो कविता का रस है वो अनंत काल तक रहता है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी कि ये जो रचना है वो कवि के पल भर के समय की थी, लेकिन इसका जो फल है वो अनंत काल तक प्राप्त करता है, अनंत काल तक इसका आनंद लेता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है? अब देखिए, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है? कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र इसलिए कहा है क्योंकि अक्षय पात्र में रस कभी भी खत्म नहीं होता, उसके रस को जितना बांटा जाता है उतना ही वह बढ़ता जाता है। खेत की फसल कट जाती है परंतु वह हर वर्ष फिर उगाती है। कविता का रस भी चिरकाल, चिर का मतलब होता है अनंत काल तक, अनंत काल तक आनंद देता है। यह सृजन कर्म की शाश्वतता को दर्शाता है। तो यहाँ देखिए, खेत का जो रस होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, काट लिया जाता है, लेकिन वापस दोबारा यानी कि हर 12 महीने बाद में दोबारा उसमें फसल आ जाती है। लेकिन कविता जो है, कविता का रस अनंत काल तक होता है। वो एक बार अच्छी कविता, यदि एक बार अच्छी कविता का निर्माण कर दिया जाता है तो उसका जो रस है वो अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए यह सृजन कर्म की शाश्वतता को दर्शाता है। शाश्वतता का मतलब होता है एक तरीके से स्थायीता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए।
छोटा मेरा खेत कविता का रूपक स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में कवि ने कवि कर्म को कृषि के कार्य के समान बताया है। जिस तरह कृषक खेत में बीज बोता है, फिर वह बीज अंकुरित पल्लवित होकर पौधा बनता है तथा फिर वह परिपक्व होकर जनता का पेट भरता है, उसी तरह भावनात्मक आंधी के कारण किसी क्षण रचना, विचार तथा अभिव्यक्ति का बीज बोया जाता है। यह विचार कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है तथा रचना का रूप ग्रहण कर लेता है। इस रचना के रस का आस्वादन अनंत काल तक लिया जा सकता है। साहित्य का रस कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो छोटा मेरा खेत कविता का रूपक यानी कि छोटा मेरा खेत जो कविता है, इसका हमें भावार्थ स्पष्ट करना था कि मतलब इसमें क्या बताया गया। तो ये एक इसका जो सामान्य अर्थ है कविता का, वो एक साथ हमें बताना है कि जी किस प्रकार कवि के मन में विचार उत्पन्न होता है, फिर भावनात्मक रूपी अंदर के माध्यम से उसमें बीच गलता है, उसके बाद में जो रासायनिक जो है शब्द रूपी जो रसायन पीकर है, शब्दों का अंकुरण होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस सारांश में हमें बतानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि को बगुलों की पंक्ति आकाश में कैसी प्रतीत होती है। तो काले बादल आकाश पर किसी छाया अर्थात परछाई की तरह छाए हुए हैं और बगुलों की पंक्ति आकाश में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे सायंकाल में चमकीला सफेद शरीर काले बादल भरे आकाश में तैर रहा है। यानी कि चमकीला शरीर कहाँ तैर रहा है, सफेद शरीर काले बादल भरे आकाश में तैर रहा है। तो इस प्रकार जो बगुलों की पंक्ति है वो कवि को दिखाई देती है। कवि क्यों चाहता है कि मनमोहक दृश्य को कोई लुप्त होने से रोक ले। तो देखिए, आकाश में छाए काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों का दृश्य कवि को इतना मनमोहक लगता है कि उन्हें महसूस होता है कि अपने जादू से यह दृश्य उन्हें धीरे धीरे अपने साथ बांध रहा है। यानी कि वह जो प्राकृतिक दृश्य है वो कवि को अपने साथ बांध कर ले जा रहा है। बगुलों की पंक्ति उड़ते उड़ते दूर जा रही है और मनमोहक दृश्य कवि की आंखों से ओझल हो रहा है। यानी कि यह जो मनमोहक दृश्य, मन को भाने वाला दृश्य, वो धीरे धीरे कवि की आंखों से ओझल हो रहा है। इस कारण कवि कहता है कि कोई इस मनमोहक दृश्य को लुप्त होने से रोक ले। इस आकर्षक दृश्य का कवि पर इतना प्रभाव पड़ा है कि आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती है, अर्थात कवि बगुलों की उस पंक्ति से अपने आंखें नहीं हटा पा रहा। यानी कि उस सुंदर दृश्य से कवि जो है वो अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा। धीरे धीरे जो वो सुंदर दृश्य वो उनकी आंखों से ओझल होता चला रहा है। तो ये थी छोटी छोटी दो कविताएं, जिसमें पहली थी छोटा मेरा खेत और दूसरी थी बगुलों के पंख। इन कविताओं की आज हमने सप्रसंग व्याख्या की तथा इन कविताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।